Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. Today we are going to discuss the topic urinary stones. यूरिनरी स्टोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होती हैं जब ये स्टोन्स हो जाते हैं किसी पेशेंट को, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और हाउ दे कैन बी ट्रीटेड, ये सारी आज की हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. यूरिनरी स्टोन्स को किडनी स्टोन्स भी कहा जाता है और आम फहम में इसको पत्थरी भी कहते हैं. ठीक है. यूरिनरी स्टोन्स होते कैसे हैं? जब कभी ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी में मिनरल्स की एक्सेस हो जाती है. ठीक है. तो मिनरल्स क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं और वो हार्ड मैसेस बना देते हैं. इन पेबल लाइक स्ट्रक्चर्स को या हार्ड मैसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? यूरिनरी स्टोन्स कहते हैं. सो यू कैन डिफाइन देम एज द हार्ड मैसेस ऑफ मिनरल्स विद इन द किडनी और द यूरिनरी ट्रैक्ट. दे आर कॉल्ड एज यूरिनरी स्टोन्स. नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द किडनी स्टोन्स? ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये जो है ये किडनी के अंदर स्टे करते हैं, लेकिन ये ट्रैवल भी कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से और आउट ऑफ द बॉडी बाज़ रिलीज़ भी हो जाते हैं अगर इनका साइज़ छोटा हो. अच्छा, अब किसी को अगर स्टोन्स हो जाएं तो क्या सिम्टम्स शो होती हैं ऐसे पेशेंट को जो कि यूरिनरी स्टोन्स को सफ़र करते हैं? ज़्यादातर ये जब किडनी के अंदर होते हैं स्टोन्स तो ये पेन कॉज नहीं करते क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि किडनी में होते हुए भी किडनी में स्टे करें लेकिन फिर भी पेन कॉज करें. बट मेजॉरिटी केसेस में जब ये किडनी में होते हैं तो ये पेन कॉज नहीं करते. बट व्हेन दे स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द किडनी, जब ये ब्लैडर की तरफ मूव करके आते हैं, क्योंकि ये यूरिटर्स में से जब पास होते हैं तो यूरिटर एक नैरो स्ट्रक्चर है, फिर ये स्वेयर किस्म का सडन पेन जो है वो कॉज करते हैं. और पेन होता कहाँ पे है? साइड बेली के ऊपर या जो ग्रॉइन का एरिया होता है, लोअर पेल्विस का जो एरिया होता है, या साइड बेली के ऊपर पेन फील होता है, या ब्लैडर की जो पोजीशन होती है वहाँ पे पेन फील होता है इंटेंस किस्म का. यूरिन का कलर भी जो है वो पिंकिश और रेडिश होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द ब्लीडिंग, क्योंकि ट्यूब में से पास हो रहा होता है, यूरिटस में से पास हो रहे होते हैं स्टोन्स, तो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर डैमेज कॉज करते हैं. जब डैमेज होगा तो ब्लड सीप करना शुरू हो जाता है इनटू द यूरिन. ब्लड की अपीयरेंस की वजह से यूरिन का कलर टर्न हो जाता है इनटू पिंकिश और रेडिश. इसके अलावा जब यूरिनेशन हो रही होती है, सो वाइल यूरिनेशन दे ऑल्सो कॉज पेन. यूरिन को रिलीज़ करते हुए भी पेशेंट पेन फील करता है और इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी अकम्पनीड होती है अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन्स. ओके. सो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए सो दैट प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके ऑन टाइम के आया पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी स्टोन्स और नॉट. अब किस किस्म के लोगों के अंदर या किसी एज के लोगों के अंदर, किसी ख़ास किस्म के किसी ग्रुप ऑफ एज के अंदर ये इसका ऑनसेट होता है, ऐसा नहीं है. तो कोई भी लोग जो कि किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी जेंडर के हों, मेल हों या फीमेल हों, बच्चे हों, अडल्ट्स हों, ओल्ड एज हो, स्टोन्स बन सकते हैं. लेकिन वो लोग जिनको कोई ना कोई डिजीज़ेज़ होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, या जो कि मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है, जो डिजीज़ेज़ की वजह से भी उनकी मेडिसिन या ड्रग्स की डोज ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा मेडिसिन लेंगे उतना किडनी में स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. तो इन लोगों के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है जो डिजीज़ेज़ को सफ़र करते हैं या जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं. अदरवाइज़ किसी भी एज ग्रुप या किसी भी जेंडर के अंदर स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं एट द एनी स्टेज ऑफ द लाइफ. देयर इज़ नो स्पेसिफिसिटी फॉर दैट. ना व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द स्टोन? ये स्टोन होते किस चीज़ के हैं, किस चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं? बेसिकली ये ज़्यादातर 4 मेजर कैटेगरीज़ के स्टोन्स देखे गए हैं. या तो क्योंकि हमने कहा मिनरल्स के स्टोन्स होते हैं तो ज़्यादातर ये कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट्स के स्टोन्स होते हैं. ठीक है. कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाए या फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो क्या हो जाते हैं कि स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं. कैल्शियम भी मिनरल है, फॉस्फेट भी मिनरल है. ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो सॉल्ट्स होती हैं ऑक्सैलिक एसिड की, राइट. तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टोन्स बॉडी में पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स या फॉस्फेट्स के ही होते हैं. 70% ऑफ ऑल स्टोन्स जो होते हैं वो इन्हीं के होते हैं. देन यूरिक एसिड के स्टोन्स भी हैं. यूरिक एसिड में प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइजेशन शो करता है. सो जब भी यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा होगा क्रिस्टल्स बनाएगा और उससे भी स्टोन्स डेवलप करने के चांसेस होते हैं. 5 to 10% के अंदर जो स्टोन्स होते हैं ऑफ ऑल द स्टोन्स वो यूरिक एसिड के होते हैं. देन सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जिसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होती है. अब सल्फ़र की प्रेजेंस की वजह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है विद द अनदर सिस्टीन. तो जब सिस्टीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से इनके भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो सिस्टीन के जो स्टोन्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं अगर हम प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं और उसके अंदर सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है वो बहुत ज़्यादा उस प्रोटीन में, तो ये भी रिस्क कॉज कर सकता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स. 1 to 3% ऑफ ऑल द स्टोन्स आर ऑफ दी
सिस्टीन। देन एक अनदर टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं जिसको हम इन्फेक्शन स्टोन्स कहते हैं या इनको हम स्ट्रूवर्ट स्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शन स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से बनेंगे, ठीक है। 15 से 20% जो स्टोन्स होते हैं यूरिनरी स्टोन्स वो इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। इन्फेक्शियस स्टोन्स को स्ट्रूवर्ट स्टोन्स भी कहा जाता है। स्ट्रूवर्ट की जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वॉज यूलिक्स, ठीक है, एंड ही वॉज वर्किंग ऑन द बैट्स ड्रूपिंग्स। वो बैट की जो वेस्ट मटीरियल है उसके ऊपर काम कर रहा था, ड्रूपिंग्स के ऊपर काम कर रहा था। उसने ये डिस्कवर किया था कि जो बैट्स की ड्रूपिंग होती हैं उनके अंदर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, राइट। और इस कॉम्पोजिशन को उसने एक टर्म कॉइन की थी इस कॉम्पोजिशन के लिए, पूरी इस अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए, उसके लिए उसने स्ट्रूवर्ट का वर्ड कॉइन किया था। और ये जो स्ट्रूवर्ट की टर्मिनोलॉजी उसने कहाँ से ली, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था, इस उलिक्स का जो दोस्त था दैट वाज वैन बॉरन स्ट्रूव। सो इन टू ऑनर हिम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को ऑनर देने के लिए उसने स्ट्रूव से क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली, इस पूरी इंटायर कॉम्पोजिशन अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए स्ट्रूवर्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। और जो इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं उनकी भी कॉम्पोजिशन यही होती है कि वो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट से बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रूवर्ट स्टोन्स भी इनको कहा जाता है। हमने ये देख लिया कि स्टोन्स का केमिकल नेचर क्या है, किस किस चीज़ से स्टोन बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टोन्स बनते क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द स्टोन्स। ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर या हमारा इनटेक या क्या मसला हो जाता है जिसकी वजह से स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल कॉजेज़ ऑफ द किडनी स्टोन्स, बट वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज हाइपर कैल्सीमिया। व्हाट इज़ हाइपर कैल्सीमिया? हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज़ इन कैल्सीमिया जो है वो कैल्सी फॉर कैल्शियम एंड इमिया का वर्ड जो है वो ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। सो वेन एवर देयर इज़ इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया जब भी होगा तो वो क्या कॉज करेगा, हाइपर कैल्सी यूरिया कॉज करेगा। दैट मीन्स यूरिया इज फ्रॉम यूरिन, कैल्सी फॉर कैल्शियम, हाइपर फॉर इंक्रीज, यानी कि हाई कैल्शियम जो है वो यूरिन में अपीयर होना लग जाएगा। नॉर्मली हमारी बॉडी में जब यूरिन प्रोड्यूस होती है तो यूरिन के अंदर कैल्शियम रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, तो कैल्शियम को किडनीज रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब इसका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, तो वो यूरिन में भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सी यूरिया कहते हैं। अब हाइपर कैल्सी यूरिया हो या हाइपर कैल्सीमिया हो, ये कॉज करता है किडनी स्टोन्स, क्योंकि जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना किडनी में ब्लड के साथ आएगा, उतना ही वो वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टोन्स डेवलप हो जाएंगे। अब हाइपर कैल्सीमिया की बहुत सारी रीजंस होती हैं, लाइक अगर हमारा कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एक तो रीज़न ये हो सकती है कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, कैल्शियम अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा हो, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उस सूरत में भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये भी हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर सकती है। व्हाट इज़ हाइपर पैराथायराइडिज्म? हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड। जब पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन जो है ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। लेकिन यहाँ पे इसकी सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होगी, तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम क्या होना शुरू हो जाएगा, फूड से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा और वो फिर यूरिन के अंदर भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो इस वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। और जब हाइपर कैल्सीमिया होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज हाइपर कैल्सीमिया के कौन द किडनी स्टोन्स। इसके अलावा हमने कहा था ऑक्सलेट के स्टोन्स भी होते हैं, तो अगर हाइपर ऑक्सलूरिया हुआ तो तब भी किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। व्हाट इज़ हाइपर ऑक्सलूरिया? हाइपर मीन इंक्रीज, ऑक्सलूरिया ऑक्जेलो फॉर ऑक्सलेट, एंड यूरिया का जो वर्ड है यूरिन के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तो हाइपर या इंक्रीज ऑक्सलेट लेवल जब यूरिन में होगा दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर ऑक्सलूरिया। यूरिन में तभी ऑक्सलेट्स रिलीज़ होना शुरू होंगे जब ये ब्लड के अंदर ज़्यादा हैं। तो जब कभी ऑक्सलेट्स का लेवल ज़्यादा होगा, ऑक्सैलिक एसिड्स के या फिर ऑक्सलेट्स के स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और ये बनते किस वजह से हैं, जब हम ओवर यूज़ करते हैं टमाटोस का। अक्सर आपने सुना होगा जिन लोगों को पथरी होती है उनको टमाटर खाने से मना कर दिया जाता है। वजह, क्योंकि टमाटरों के जो बीज होते हैं उसके अंदर ऑक्सलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सलेट्स होंगे उतना ज़्यादा किडनी स्टोन्स डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वो लोग जो टमाटोस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके अंदर हाइपर ऑक्सलूरिया की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा जो लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पालक वगैरह जैसे, ठीक है, स्पिनच के अंदर, तो उसमें भी ऑक्सलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक्सेसिव कंज्यूम करने से हाइपर ऑक्सलूरिया हो सकता है और वो किडनी स्टोन्स को डेवलप करने का बायस बन सकता है। अच्छा, देन थर्ड कॉज हमारे पास ये हो सकता है, हमने कहा यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। सो हाइपर यूरिसीमिया कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर द किडनी स्टोन्स।
हाइपर यूरिसीमिया क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। हाइपर मीन अगेंस्ट ज़्यादा, इंक्रीज, यूरिक फॉर यूरिक एसिड एंड इमिया मीन ब्लड। तो अगर इंक्रीज़ हो गया यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ब्लड में तो इसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अब हाइपर यूरिसीमिया की भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है गाउट हो किसी पेशेंट को। गाउट एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिक एसिड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी कि यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वो जमा होना शुरू हो जाता है बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स के अंदर, लाइक इन द जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है तो पेन कॉज करता है। इसी तरह ये किडनी में भी जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स डेवलप होते हैं। और ये इस वजह से भी हो सकता है कि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो या गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जा रहा हो। मीट इज़ ऑल्सो प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर प्रोटीन जब डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज मतलब डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनका जो बायो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उससे यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई बंदा डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहा है या गोश्त बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो हाइपर यूरिसीमिया कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द किडनी स्टोन। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और अगर वो प्रोटीन जो है वो सिस्टीन रिच है, ऐसी प्रोटीन खा रहे हैं जिसमें सिस्टीन बहुत ज़्यादा है, अमाइनो एसिड, तो ये भी किडनी स्टोन का बाइस बन सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ सिस्टीन ड्यू टू द हाई प्रोटीन इनटेक, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ द किडनी स्टोन्स। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है, वाटर इनटेक जिनका बहुत कम है, ये भी किडनी स्टोन्स डेवलप करने का बाइस बन सकते हैं। क्योंकि पानी कम होगा तो सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और किडनीज फ्लैश आउट भी प्रॉपर्ली नहीं होते, तो क्रिस्टल्स या स्टोन्स बनने के जो चांसेस हैं, मिनरल्स डिपोजिशन के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द केसेस। जंक फूड्स वगैरह या पिगमेंटेशन अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन: हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ऑक्सिलूरिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, वाटर इनटेक कम होने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से या पिगमेंटेड फूड ज़्यादा खाने की वजह से, या अनहाइजीनिक फूड खाने की वजह से किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर किडनी स्टोन्स हो गए हैं किसी को तो व्हाट इज़ द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द किडनी स्टोन्स? डायग्नोसिस हो गई। डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट किया जाता है? अगर किसी को ये सिम्टम्स हों तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी पर्सन के अल्ट्रासाउंड में ये आ जाता है कि उसको किडनी स्टोन्स हैं, अब उसको क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा? अगर तो किडनी स्टोन्स जो हैं वो अंडर 0.5 सेंटीमीटर हैं तो ये इजीली किडनी से पास आउट हो जाते हैं, यानी कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स जो हैं वो आराम से पास हो जाते हैं किडनी से, खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाएंगे। लेकिन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर साइज़ हो जाए किडनी स्टोन्स का तो वो ईज़िली बॉडी से पास आउट नहीं हो सकते। उस सूरत में हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिसके थ्रू बॉडी से किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। Then there are two types of procedures, there are two types of method which are commonly used to treat the kidney stones. It can be percutaneous nephrolithotripsy जिसको हम PCNL कहते हैं, या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी हो सकती है जिसको हम ESWL कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्टोन के ऊपर और साइज़ ऑफ स्टोन्स के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल साइज़ के स्टोन्स होंगे तो ESWL से रिमूव किए जाते हैं, लेकिन अगर स्टोन्स का साइज़ ज़्यादा हो तो इसमें ESWL इफेक्टिव नहीं होती। उस सूरत में फिर हमें PCNL करनी पड़ती है विच इज़ कॉल्ड एज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अच्छा, अब ESWL क्या है और PCNL क्या है? ESWL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथो का वर्ड अर्थ के लिए, स्टोन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रिप्सी इज़ अ प्रोसीजर यूज टू ब्रेक द स्टोन्स, राइट। तो स्टोन्स को ब्रेक करने का प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी कहलाता है। शॉक वेव से मुराद यह है कि हाई एनर्जी रेडिएशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब अगर आप बॉडी के अंदर कुछ भी इंसर्ट ना करो, विदाउट इंसर्टिंग एनीथिंग, विदाउट यूजिंग एनीथिंग इनटू द बॉडी, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इनटू द बॉडी, अगर आप से स्टोन्स को रिमूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहेंगे। बेसिकली इस प्रोसीजर के अंदर क्या जाता है? साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं। साउंड वेव्स हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। एनर्जी रेडिएशंस को यूज़ करके स्टोन्स को ब्रेक कर लिया जाता है। पेशेंट को एक बेड के ऊपर लिटाया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर एयर फिल्ड बैग होता है, ठीक है, उस बैग पे फिर लिटाने के बाद अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है उसको फोकस किया जाता है ऑन टू द यूरिनरी स्टोन्स और द किडनी स्टोन्स, ठीक है। जिस जगह पे स्टोन है वहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं उनको फोकस किया जाता है विदाउट इंसर्टिंग एनीथिंग। इन साउंड वेव्स को जब हम किडनी पे फोकस करेंगे तो उसकी वजह से होगा कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और स्टोन्स अंदर ही क्रश हो जाते हैं। जब वो क्रश हो जाते हैं तो स्पॉन्टेनियसली यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। सो हमने कोई चीज़
इसमें बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, इसलिए इसको नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ इफेक्टिव है फॉर द स्मॉल स्टोन्स। लार्ज स्टोन्स के लिए फिर हमें PCNL करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ PCNL? PCNL स्टैंड्स फॉर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है बाय यूजिंग द परक्यूटेनियस मेम्ब्रेन। बेसिकली एब्डोमेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको परक्यूटेनियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस परक्यूटेनियस मेम्ब्रेन में से एक ट्यूब पास की जाती है, यानी एब्डोमेन से ट्यूब पास की जाएगी किडनी तक, ठीक है। उस ट्यूब का मकसद ये होता है कि उसमें हमने ट्रैक बनाना होता है, रास्ता बनाना होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट कर सकें। तो एब्डोमेन में पंक्चर कॉज किया या फिर सर्जिकली जो है वो ट्यूब इंसर्ट की गई, कहाँ तक? किडनी तक। अब किडनी तक जब ट्यूब पहुंच गई तो उसमें से फिर स्कोप पास किया जाता है उस ट्यूब के अंदर से। लाइक जैसे एंडोस्कोपी करते हैं ना, एंडोस्कोपी के में क्या कर रहे होते हैं कि हम माउथ से एक ट्यूब पास करते हैं जो स्टमक तक जाती है और हमें अंदर का सारा स्कैन दिखा रही होती है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्यूब पास की जाती है किडनी तक एब्डोमेन से, और वहाँ पे उस ट्यूब के अंदर एक कैमरा डाला जाता है जिसको हम स्कोप कहते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है? स्टोन्स को लोकेट करना, ठीक है। स्टोन को जब हमें लोकेशन पता चल गई, देन उस ट्यूब में से ग्राइंडर या क्रशर पास किया जाता है जिसका मकसद क्या होगा? वो क्रश करेगा स्टोन्स को। अब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स भी हो सकती हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जिनकी वजह से स्टोन्स क्या हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं। जब स्टोन्स ब्रेक हो गए हैं तो फिर ग्रास्पर इंसर्ट किया जाता है। ग्रास्पर का मकसद होता है स्टोन्स को कैप्चर करना। ये जो स्टोन्स ब्रेक हुए थे उन सबको ये ग्रास्पर ग्रास्प कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और उनको बॉडी से उस ट्यूब के ज़रिए से रिमूव आउट कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हमने बॉडी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है और उसके ज़रिए से ट्यूब पास करके देन क्रशर एंड ग्राइंडर की मदद से हमने स्टोन्स को रिमूव किया खुद। इस क्योंकि ये इन्वेजन की हमने बॉडी में, तो इसको इन्वेजिव टेक्निक कहा जाता है। ESWL इज़ नॉन इन्वेजिव टेक्निक। कोई भी चीज़ हम बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे, जस्ट हमने साउंड वेव्स की मदद से आउटसाइड द बॉडी स्टोन्स को रिमूव कर लिया। जबकि PCNL में इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें बॉडी के अंदर ट्यूब पास करके क्या किया जाता है? स्टोन्स को क्रश किया जाता है और ख़ुद रिमूव किया जाता है बॉडी से। तो ये एक इन्वेजिव टेक्निक है। और क्योंकि इसमें परक्यूटेनियस मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है इसलिए इसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी भी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर स्टोन्स का साइज़ बहुत लार्ज हो और स्टोन्स जो हों वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोन्स हों, ठीक है, लाइक स्टैग हॉर्न स्टोन्स हो। स्टैग हॉर्न स्टोन्स वो होते हैं, स्टैग हॉर्न कहते हैं कि बारहसिंगे के सींग जैसे, हॉर्न मीन्स सींग और स्टैग बारहसिंगे के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर सींग लाइक यानी कि ब्रांच स्टोन्स हों, ठीक है, तो ब्रांच स्टोन्स वो होते हैं, वो कम्प्लेक्स स्टोन्स होते हैं, वो ईजिली PCNL से रिमूव नहीं हो सकते। उस सूरत में जब कॉम्प्लिकेशंस हों तो फिर डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? ओपन सर्जरीज़ रिकमेंड की जाती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होती हैं। इनिशियली वो कोशिश करेंगे कि PCNL से ही रिमूव हो जाएं सर्जन्स, बट अक्सर स्टोन्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं या बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, फिर उस वक्त ओपन सर्जरी करके किडनी में कट लगा के स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो दीज कैन बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन्स। दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी स्टोन्स। हमने डिटेल से किडनी स्टोन्स को देखा, उनके कॉजेज़, उनकी सिम्टम्स एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। I hope you would like and understand the video. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.